हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक विस्कोसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब क्या होता है ये विस्कोसिटी, अब इसको थोड़ा सा पहले एक लेमैन की भाषा में समझ लें। आपने देखा होगा वाटर को और हनी को, पानी को देखें और शहद को देखें। तो ये जो शहद है काफ़ी ये गाढ़ा टाइप का होता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये है मोर विस्कस, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। विस्कोसिटी ऑफ हनी इज मोर एज कंपेयर टू वाटर। कि हनी जो है आपका शहद जो है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। तो ये क्या है कि जो हमारा हनी यदि फ्लो कर रहा है, यदि हम उसको फ्लो कराते हैं तो उसका एक रेजिस्टेंस होगा। फ्लो करने पे रेजिस्टेंस, किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? हनी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि विस्कोसिटी हनी की ज़्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। और यदि हम एयर की बात करें, एयर की और कम है विस्कोसिटी। कैसे? यदि हम एयर में कोई मूवमेंट करते हैं किसी चीज़ का, तो वो आसानी से हो जाएगा एज कंपेयर टू वाटर। वाटर में थोड़ा उसमें और आपको रेजिस्टेंस लगेगा, आप उसको रेजिस्टेंस फेस करोगे। और यदि हनी के अंदर उसको अपन किसी चीज़ का मूवमेंट करें तो वो और ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस और रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा आपकी हनी की विस्कोसिटी, फिर वाटर की, फिर एयर की। ये कुछ आपको एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं। अब यदि अपन देखें तो वो जो वाटर की जो विस्कोसिटी होती है वो 50 टाइम्स होती है एज कंपेयर टू एयर। और आपकी जो SAE ऑयल होता है SAE ऑयल जो होता है, SAE30 जो ऑयल होता है, उसकी विस्कोसिटी 300 टाइम्स होती है एज कंपेयर टू वाटर। SAE30 ऑयल की जो विस्कोसिटी है दैट इज 300 टाइम्स एज कंपेयर टू वाटर। पानी से इसकी 300 गुना ज्यादा इसकी विस्कोसिटी होती है। ये और ज्यादा अपन कह सकते हैं लोकल भाषा में गाढ़ा होता है। और इसके बाद में यदि अपन बात करें कि हम यदि किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं वाटर के अंदर में, तो वो थोड़ा एक रेजिस्टेंस के साथ में नीचे जाएगा। लेकिन यदि हनी के अंदर उसको ड्रॉप कर देंगे तो उसमें और रेजिस्टेंस रहेगा, वो थोड़ा मुश्किल से नीचे की तरफ जाएगा। तो ये एक अपन ने ओवरव्यू बताया विस्कोसिटी के बारे में। अब विस्कोसिटी को अपन थोड़ा सा टेक्निकली समझ लें कि ये विस्कोसिटी टेक्निकली अपन इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास में विस्कोसिटी की बात आती है। तो विस्कोसिटी यदि हम टेक्निकली देखें तो इट इज द प्रॉपर्टी दैट रिप्रेजेंट्स द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड। किसी फ्लूइड के अंदर में कितना इंटरनल रेजिस्टेंस है फ्लो के दौरान में, वो आपका कहलाता है विस्कोसिटी। अच्छा, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी दैट रिप्रेजेंट्स द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू फ्लो। दूसरा, viscosity is a fluid property but its effect is felt during the fluid flow। viscosity वैसे तो होती है फ्लूइड की प्रॉपर्टी, पर इसको अपन महसूस कब कर सकते हैं, कब अपन उसको परसीव कर सकते हैं? जब फ्लूइड का फ्लो हो रहा हो। दूसरा, नेक्स्ट, जब फ्लो हो रहा होता है फ्लूइड का, तो हम देखते हैं कि यदि दो लेयर्स के बीच में वाटर की, यदि मान लीजिए किसी फ्लूइड की आपकी अलग अलग लेयर्स हैं, तो अलग अलग लेयर्स अलग अलग वेलोसिटी से मूव करती हैं। इन दो लेयर्स के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है वही हमारा, ये जो लेयर्स हैं इनके बीच में जो रेजिस्टेंस होगा, ये एक लेयर जा रही है किसी वेलोसिटी से, दूसरी लेयर उससे कम वेलोसिटी से, और उस एक और अगली लेयर और कम वेलोसिटी से। तो इन लेयर्स के बीच में, ये किसकी लेयर्स हैं? ये किसी फ्लूइड की लेयर्स हैं। इनके बीच में जो भी आपका रेजिस्टेंस होता है दैट रिप्रेजेंट्स द विस्कोसिटी। अब इसके अंदर जो फ्रिक्शन हो रहा है फ्लूइड, अपन ये बोल सकते हैं कि इन लेयर्स के बीच, इन फ्लूइड की लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शन हो रहा है जिसके कारण हमको रेजिस्टेंस मिल रहा है, वही आपकी विस्कोसिटी है।
अच्छा, इसी दौरान में हमको ये जब इसके अंदर रेजिस्टेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे तो तभी आपको शियर स्ट्रेसेस यहाँ पर आपको मिलेंगे। जब आपकी फोर्सेस के बीच यहाँ पर जब रेजिस्टेंस होगा तो आपको यहाँ पर नेचुरल है कि कुछ शियर स्ट्रेसेस आपको यहाँ पर इन दो लेयर्स के बीच में आपको मिलेंगे। तो इसी को अपन थोड़ा सा यहाँ पर और अच्छे से समझ लें। ड्यूरिंग अ फ्लो ऑफ फ्लूइड, व्हेन द फ्लूइड लेयर्स मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज, ईच लेयर फील्स सम रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्लूइड फ्रिक्शन विद इन द लेयर्स। Thus, shear stresses can be recognized between the layers. अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इस विस्कोसिटी के क्या क्या रीजंस होते हैं। तो जो रीजंस होते हैं विस्कोसिटी के वो मेनली दो होते हैं। पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ कोहेजन। जो मॉलिक्यूल्स हैं फ्लूइड के, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, उसके बीच में जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है कोहेसिव फोर्सेस। तो इन फोर्सेस के कारण एक आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। दूसरा है इसका रीजन मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज, मोमेंटम मॉलिक्यूलर ट्रांसफर या मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। होता क्या है कि यदि आपके पास में कुछ लेयर्स हैं और यहाँ पर मान लीजिए आपकी ये ए लेयर है और ये मान लीजिए आपकी बी लेयर है। यदि दोनों लेयर्स अलग अलग वेलोसिटी से जाती हैं तो उस केस में ऊपर वाले की यदि वेलोसिटी ज़्यादा है और नीचे वाली लेयर की कम है तो ये होता है क्योंकि आपके मॉलिक्यूल्स स्टैटिक नहीं होते हैं, वो अपने स्थान पे मूव करते रहते हैं। तो जो हाई वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं कई बार और जो लो वेलोसिटी वाले ऊपर चले जाते हैं। तो इन दोनों के कारण यहाँ पर मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, जिसके कारण भी आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलता है। अब हम यदि लिक्विड्स की बात करें, लिक्विड्स के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ कोहेजन यानी कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। तो जो प्राइमरी रीजन, जो मेन रीजन लिक्विड के केस में होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ कोहेजन। लेकिन यदि हम गैसेस की बात करें तो वहां पर आपके विस्कोसिटी का मेन रीजन होता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज या मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। हालांकि दोनों ही रहते हैं लिक्विड के केस में भी और गैसेस के केस में भी, लेकिन प्रीडोमिनेंट ये दोनों अलग अलग केस में करते हैं। लिक्विड के केस में ऊपर वाला अधिक मात्रा में होता है और गैसेस के केस में मॉलिक्यूलर मोमेंटम यानी नीचे वाला ज्यादा, उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। तो ये आपके कुछ कॉजेज हैं विस्कोसिटी के। अब हम नेक्स्ट पढ़ें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन साहब ने जो ये शियर स्ट्रेसेस लेयर्स के बीच में डेवलप हो रहे हैं उनके बीच में और वेलोसिटी फील्ड के बीच में कुछ रिलेशनशिप बताई, वही आपकी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहलाती है। और ये जो रिलेशनशिप है, जो फ्लूइड्स इस रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं वो कहलाते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। और जो इस रिलेशनशिप को जो न्यूटन साहब ने बताई है, न्यूटन ने जो रिलेशनशिप बताई, यदि उसको फॉलो जो नहीं करते हैं वो कहलाते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो अ रिलेशनशिप बिटवीन द शियर स्ट्रेस एंड द वेलोसिटी फील्ड वाज प्रपोज्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। The fluids that obey Newton's law of viscosity are called as Newtonian fluid, and the fluids that do not obey Newton's law of viscosity are called as non-Newtonian fluid. अब न्यूटन साहब ने क्या कहा था अपन इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। Let us suppose ये आपकी एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। ये वाली स्टेशनरी प्लेट है और ये है आपकी मूविंग प्लेट। मूविंग प्लेट, इनके बीच में है आपका फ्लूइड, इसके बीच में है आपका फ्लूइड। जब आपने इस अपर लेयर को, लेट अस से पी पी एंड दिस इज क्यू क्यू, जब आपने अपर प्लेट को, पीपी वाली प्लेट को फोर्स लगाया यहाँ पर, तो यहाँ पर जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी v के बराबर हो जाएगी। और जो नीचे वाला फ्लूइड है, क्योंकि ये स्टेशनरी प्लेट है, तो यहाँ का जो फ्लूइड इससे चिपका हुआ है, स्टिक किया हुआ है, उसकी वेलोसिटी रहेगी आपकी 0।
जिसको अपन बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन। तो यहां पर हमारे पास में, क्योंकि ये अब v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और साथ में फोर्स लग रही है इस पे, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहां की वेलोसिटी जीरो है, नीचे वाले लोअर वाली प्लेट की वेलोसिटी जीरो है, इधर की वेलोसिटी v है। आपके पास में फ्लूइड था, फ्लूइड में दो प्लेट्स के बीच में था और आपने यहां पर इसको आगे की तरफ में एक फोर्स के साथ में आगे लगाया, तो ऊपर वाले जब फ्लूइड का लेयर है उसकी वेलोसिटी v आ जाएगी। तो यहां पर आपकी ये जो है आपके जो लोअर प्लेट पे जो आपका फ्लूइड का लेयर है, लोअर प्लेट पे जो फ्लूइड का लेयर, वो इससे स्टिक कर जाएगा, जो आपकी नो स्लिप कंडीशन कहलाती है। तो यहां पर जो लेयर है नो स्लिप कंडीशन में, जो थिन लेयर ऑफ फ्लूइड यहां पर जो चिपक जाती है उसको अपन बोलते हैं दैट इज एडजॉर्ब्ड, दैट इज एडजॉर्ब्ड। यहां पर जो आपकी लेयर है दैट इज एडजॉर्ब्ड विच इज हेल्ड बाय मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो यहां पर मॉलिक्यूलर फोर्सेस उसके कारण यहां पर वो चिपक जाती है। तो यहां पर क्या होता है कि ये सरफेस क्योंकि थोड़ी सी रफ होती है, ये सरफेस थोड़ी सी रफ होती है, तो जो सॉलिड सरफेस है रफ इतनी होती है कि जो आपके लिक्विड पार्टिकल्स हैं या लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो वहां पर आके उस पे आपके हेल्ड कर जाते हैं, चिपक जाते हैं वहां पर। एक्सपेरिमेंटली इस चीज को ऑब्जर्व किया गया है कि यहां पर नो स्लिप की कंडीशन आती है, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये यूनिवर्सल रूल नहीं है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जा चुका है कि यहां पर ये नो स्लिप की कंडीशन आती है। अब जब ये नो स्लिप की कंडीशन आती है तो यहां पर हम वेलोसिटी प्रोफाइल बना लेते हैं। ये आपका है वाई डायरेक्शन, ये अपन ले लेते हैं वाई डायरेक्शन, ठीक है, और लेटेस्ट से ये है आपका एक्स डायरेक्शन, फॉर इंस्टेंस अपन एक्स डायरेक्शन ले लेते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में यहां पर जो फ्लूइड का फ्लो, क्योंकि इस डायरेक्शन में इस तरफ हो रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इसलिए जो यहाँ की वेलोसिटी तो जीरो है और यहाँ की मैक्सिमम, तो यहाँ पर एक प्रोफाइल बन जाता है वेलोसिटी का। कहने का मतलब है कि यहाँ की जो लेयर है उसकी वेलोसिटी कम, उसके ऊपर वाली वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड। फिर उसके ऊपर और लेंगे तो और ज़्यादा, और ऊपर और ज़्यादा, और ऊपर और ज़्यादा, और यहाँ पर आके जो आखिरी की जो टॉप मोस्ट की लेयर है वो v के बराबर हो जाएगी। तो ये ऐसे अपन इसको वेलोसिटी का प्रोफाइल बना लेते हैं। तो न्यूटन साहब ने इस चीज़ के लिए बोला था कि यहाँ पर यदि मान लीजिए इन दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस L है और यहाँ पर कोई एक बीच की अपन लेयर ले लेते हैं, वो y की दूरी पे है, और उसकी जो जस्ट नेक्स्ट लेयर है वो dy की दूरी पे है। किससे? इस लेयर से। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का y प्लस dy हो जाएगा। तो जो ये वाली लेयर है उसका डिस्टेंस है आपका y, और उसके जस्ट ऊपर वाली लेयर हो जाएगी y प्लस dy। तो न्यूटन साहब ने बोला था कि इन दो लेयर्स के बीच में जो शियर स्ट्रेस है टाउ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du by dy। अब du by dy क्या है? du by dy ये है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है, लेट अस से इस वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी है ये वाली, वो है आपकी लेट अस से u, तो यहाँ की वेलोसिटी होगी u प्लस du। तो उन्होंने बोला कि ये चेंज इन जो वेलोसिटी है लेयर की डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का, दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस है, दैट इज वो है du by dy, एंड दिस टाउ, इन दोनों के बीच में जो शियर स्ट्रेस आ रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du by dy। इस du ये है आपका शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। अब ये जो शियर स्ट्रेस है, यदि इस प्लेट्स की अपन बात करें तो ये मान लीजिए ये जो दो प्लेट्स हैं उनका जो एरिया है, ये वाली जो प्लेट्स हैं, लेट अस से हम उसको ऐसे समझें कि ये प्लेट्स, यदि मैं 3D डायग्राम बनाऊं तो लेट अस से एक प्लेट ऐसी है और नीचे वाली प्लेट लेट अस से ऐसी है। तो ये वाला जो एरिया है, यानी इसके नीचे का एरिया या ये वाला एरिया, वो मान लीजिए लेट अस से अपन को उसको वो एरिया ए है मान लीजिए। तो अपने पास में टाउ क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर जो टाउ हो दैट विल बी द फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पर जो टाउ आएगा ये क्या होगा? ये होगा आपका शियर स्ट्रेस, दैट इज टाउ इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। बट ये जो du by dy है, ये जो du by dy है, इसको अपन कई नाम से पुकारते हैं। इसको अपन कई बार बोलते हैं वेलोसिटी
ग्रेडियंट या रेट ऑफ shear स्ट्रेन, या कई बार अपन इसको बोलते हैं रेट ऑफ shear डिफॉर्मेशन। तो इन तीन नाम से अपन मोस्ट ऑफ द टाइम du by dy को पुकारते हैं, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, रेट ऑफ shear स्ट्रेन या रेट ऑफ shear डिफॉर्मेशन। तो अपने पास में टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du by dy, और जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अपन हटा देते हैं तो अपने पास क्या कंडीशन आ जाती है, अपन बोल सकते हैं कि टाउ इक्वल्स टू म्यू du by dy। ये जो म्यू है, म्यू म्यू, ये जो म्यू है ये है आपकी विस्कोसिटी, दिस इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मैथमेटिकली आपके पास में इसको विस्कोसिटी बोलते हैं म्यू को, या बोलते हैं अपन कई बार इसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कभी कभी अपन इसको बोलते हैं विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, कभी कभी अपन इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, और कई बार अपन इसको क्या बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। तो अपन इन अलग अलग नाम से इस म्यू को संबोधित करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका विस्कोसिटी की डेफिनेशन और विस्कोसिटी का मैथमेटिकल रिलेशनशिप। अब अपन थोड़ा सा बात करें न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में। जो कॉमन फ्लूइड्स हैं लाइक वाटर, एयर, मरकरी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करते हैं और ये कहलाते हैं आपके न्यूटोनियन फ्लूइड। और इसके विपरीत कुछ फ्लूइड्स ऐसे हैं जैसे ब्लड, पेंट्स, कुछ पॉलीमर सॉल्यूशन जो कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते, वो कहलाते हैं आपके नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। इनको अपन थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा अपन देख लेंगे, इसके बारे में चर्चा थोड़ी सी अपन कर लेंगे। तो ये दो तरह के आपके अपन ने फ्लूइड बात करी, न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब अपन यहां पर यूनिट की बात करें तो जब अपन यूनिट देखते हैं तो जो डायनेमिक या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है, डायनेमिक या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, उसकी ऐसा यूनिट होती है केजी पर मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकंड। तो इसकी एसआई यूनिट्स हैं आपकी केजी पर मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकंड। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल ही होता है। इसकी सीजीएस यूनिट है पॉइस। तो 1 पास्कल सेकंड के अंदर में 10 पॉइस होते हैं और 1 पॉइस के अंदर 100 सेंटी पॉइस होते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ अपन और देख लें, एक अपन डाटा देख लें। द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 1.002 सेंटीपॉइस। देयरफॉर द यूनिट सेंटीपॉइस सर्व एज ए गुड रेफरेंस। यदि हमको रेफरेंस लेना है तो ये जो 1 सेंटीपॉइस का है वाटर की विस्कोसिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो अपन इसके रेफरेंस पे बहुत सारी चीज़ों को अपन कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा, विस्कोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड्स। न्यूटोनियन फ्लूइड्स के केस में जो आपकी विस्कोसिटी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड्स। अब हमारे पास में कुछ ये फ्लूइड्स की डायनामिक विस्कोसिटी है 1 एटमॉस्फेयर और 20 डिग्री सेल्सियस पे। हमने कुछ कॉमन फ्लूइड्स के बारे में बात करी। एयर की है 1.8 इंटू 10 की पावर -5 kg पर मीटर पर सेकेंड। वाटर की है 1 इंटू 10 की पावर -3। मरकरी की 1.5 इंटू 10 की पावर -3। ऐसे ही 30 ऑयल की 0.29 और ग्लिसरीन की 1.5। उनकी यूनिट क्या है सबकी, kg पर मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी क्या हो गई सम ऑफ द विस्कोसिटीज ऑफ कॉमन फ्लूइड्स। अब हम नेक्स्ट में देख लें कि भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी क्या होता है। तो हम देखें, हमको पता ही है कि विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन विच कॉजेज रेजिस्टेंस टू फ्लो, और हमने दोनों रीजन भी बता दिए। इसके दो रीजन है, कोहेसिव फोर्सेज और मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। तो लिक्विड्स के केस में यदि हम बात करें कि टेम्परेचर का क्या असर होता है, तो लिक्विड्स के केस में हमने देखा कि कोहेसिव फोर्सेज प्रीडोमिनेंट करती हैं
वो प्रीडोमिनेट रहती हैं, वो अधिक मात्रा में रहती है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र। तो जब आपका टेम्परेचर किसी लिक्विड का अपन बढ़ाते हैं तो उस केस में ये जो कोहेसिव फोर्सेस हैं ये वीक होना चालू हो जाती हैं, वो डिक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि लिक्विड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन जब जैसे ही आप उसके अंदर हीट देते हैं तो जो इनके बीच का जो फोर्सेस हैं, कोहेसिव फोर्सेस, वो कम हो जाती है, और कम हो जाने के बाद में हमारी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो आपने देखा होगा कई बार ग्रीस वगैरह को या किसी ऑयल को आप हीट कर देते हैं तो वो पतला हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके कोहेसिव फोर्सेस हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं और उसके कारण विस्कोसिटी भी कम हो जाती है। दूसरा, यदि हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में इसका उल्टा होता है। गैसेस के केस में क्योंकि मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर के कारण मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर अधिक होता है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्सेस, इसलिए जब हम हीट देते हैं और जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर भी बढ़ जाता है, जिससे आपका विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो गैसेस के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से या हीट देने से उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। फॉर लिक्विड्स हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो है म्यू इक्वल्स टू ए इंटू 10 टू द पावर बी डिवाइडेड बाई टी माइनस सी। बी और टी माइनस सी ये आपके पावर में है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं किसके लिए? लिक्विड्स की विस्कोसिटी के लिए। यहाँ पर कैपिटल टी इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी केल्विन में टेम्परेचर है। ए बी और जो सी है वो कांस्टेंट है जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। हम यदि गैसेस की बात करें तो गैसेस के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो विस्कोसिटी का है ए इंटू टी की पावर हाफ डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी बाई टी। यहाँ पर भी अगेन टी जो है वो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और ए एंड बी कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास में ग्राफ है, कर्व है, जो बताता है कि कैसे आपका विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर विस्कोसिटी चेंज होती है। फॉर गैसेस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हमारी विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, बट फॉर लिक्विड्स जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा लिक्विड्स की विस्कोसिटी कम होती चली जाती है। नेक्स्ट हम बात करें दैट इज अवर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। दैट इज वेरी सिंपल। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। कुछ नहीं है, बस जो आपको अपन इसको न्यू से डिनोट करते हैं। किससे? न्यू से। और ये जो न्यू है दैट इज आपकी जो विस्कोसिटी है, दैट इज द आपकी जो भी आपकी डायनामिक विस्कोसिटी है, डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, म्यू अपॉन रो, दैट इज आवर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और इसकी यूनिट्स भी हम देख लेते हैं। एसआई यूनिट में इसकी यूनिट है स्क्वायर मीटर पर सेकंड। सीजीएस में इसकी यूनिट कहलाती है स्टोक। और 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इक्वल्स टू 10 की पावर 4 स्टोक और 1 स्टोक इक्वल्स टू 10 की पावर 2 सेंटी स्टोक। तो ये हमने अपन ने कंप्लीट किया विस्कोसिटी के बारे में एक ओवरव्यू, उसकी डेफिनेशंस वगैरह, टेम्परेचर इफेक्ट वगैरह। और नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन थोड़ा सा टाइप्स ऑफ फ्लूइड और कुछ न्यूमेरिकल्स पे भी अपन फोकस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।